नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल A2.0 जीके। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम इसे लाइन वाइज कंप्लीट करते हैं। तो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर थे, इसमें सबसे पहले गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन है, उनका जो शासनकाल है वो 1757 से 1760 और फिर 1765 से 1767 तक का है। आपको एक बात बता देती हूँ कि पिछली वीडियो में हमने कम बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य, अंग्रेज़ों से मैसूर के संबंध, जिसमें हमने पढ़ा था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, बंगाल का नवाब कौन बना था, बंगाल की राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी, फिर ढाका से मुर्शिदाबाद, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये बंगाल के पहले गवर्नर गवर्नर बने हैं। तो 1757 से 1760 का जो शासनकाल था और फिर 1765 से 1767 तक का जो शासनकाल था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अपना शासन किया था। ये 1743 में भारत आए थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1743 में भारत आए थे और क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आता है कि किसने द्वैध शासन जो है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, जो 1757 से 1760 तक का कार्यकाल था, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता था, द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन। तो इसके अंतर्गत क्या होता था, राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले जो थे वो कंपनी के अधीन थे। हालांकि शासन चलाने की जिम्मेदारी जो थी वो अभी भी नवाबों के हाथ। फिर 1751 में क्या होता है कि सीन ऑफ ऑर्कट का युद्ध घेराबंदी में अंग्रेजी विजयी रहे थे और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, है ना। 1740 में घिरिया का युद्ध हुआ था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फिर 1743 में क्लाइव आता है। फिर 1751 में क्या होता है, सीन ऑफ ऑर्कट का युद्ध होता है, घेराबंदी, जिसमें अंग्रेजी विजय रहे थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। तो इसके शासनकाल में ये महत्वपूर्ण कुछ युद्ध हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट बनाकर लिखिएगा कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत कंपनी के संरक्षण में ले लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 16 अगस्त 1765 जब इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। 1765 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई। क्लाइव द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्र 2 उपदीवान मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और बिहार के लिए राजा शेताब राय को नियुक्त किया गया था। तो अब जो कार्यकाल खत्म हुआ 1767 तक का, तो उसके बाद गवर्नर बने बरेलास्ट 1767 से 69, फिर कार्टियर 69 से 72 और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स 72 से 74, है ना। फिर 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आपको पॉलिटी में भी पढ़ना है। पॉलिटी स्टार्ट ही होता है संविधान के इतिहास से, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 में क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर था, अब वो अंग्रेजी क्षेत्र में गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट में ये होता है कि बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो 1774 से 85 ईस्वी में भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के पहले गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 में, है ना। तो भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में बनारस की संधि हुई, फिर 1750 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है कंपनी के क्लर्क के रूप में भारत कलकत्ता आया था। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स कब
भारत आया था, तो वो कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण, वो कार्य में निपुण था, कुशल था, तो इसके कारण वो कासिम बाजार का अध्यक्ष बनता है और फिर बंगाल का गवर्नर बनता है और कंपनी का गवर्नर जनरल बनता है। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1774 से 85। ये क्या करता है कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित करता है और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजेदारी तथा दीवानी अदालतों को स्थापित किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में इस मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। अब इसका जो कार्यकाल था 1774 से 85 का जो कार्यकाल था, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हुआ है? इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ है कि 1781 में मुस्लिम की शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया कोलकाता में, और फिर उसके बाद क्या होता है, 1782 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना होती है। हेस्टिंग्स ने विलियम विल्किंस चार्ल्स गीता के अंग्रेजी अनुवाद को आश्रय दिया और इसी के कार्यकाल में 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है सर विलियम जोन्स के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिएगा। बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार मैचिंग में, वन लाइनर में कभी भी ये पूछ लेता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, 1784 में की गई थी, है ना। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रोक लगवा दी। इसी की समयावधि में 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, है ना। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा क्या हुआ है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1780 में हुआ था। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता तक था, किंतु कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमति हो। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा कब सुना जाता था? जब दोनों पक्षों में सहमति हो, और 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हेस्टिंग्स ने क्या किया? जब दोनों पक्षों में सहमति हो, हेस्टिंग्स ने नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण थे, नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण थे, उस पर झूठा आरोप लगा दिया और न्यायालय में उसको फांसी की सजा दिलवा दी। तो 1774 में भारत के पहले डाकघर की स्थापना हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 लड़े गए थे। और क्या होता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 लड़ा गया था। कब? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अच्छा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, मराठों से। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लड़े थे, इसमें अंग्रेजी विजयी रहे थे। और ये युद्ध जो है सलबाई की संधि 1782 में इसके साथ समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ था? हैदर अली के साथ और अंग्रेज़ों के साथ, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच होता है 1780 से 1784 में, और 1784 में क्या होता है, मंगलौर की संधि के साथ ये समाप्त होता है। ये युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है। इसी की समयावधि में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और बनारस के राजा चैत सिंह को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है? बनारस के राजा चैत सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। अब 1784 में एक आता है पीट्स इंडिया एक्ट। तो पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया, किंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। फिर आते हैं यहाँ पर 1785, जो वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल समाप्त होता है। फिर 1785 में सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ये गवर्नर जनरल बनते। इनको एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और फिर 1805। इसकी समयावधि में क्या होता है, इनके शासनकाल में क्या होता है कि जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को ख़त्म कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था, है ना। तो कॉर्नवालिस के समय पे क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला जो है फौजदारी अदालतों को ख़त्म कर दिया और उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कॉर्नवालिस द्वारा क्या होता है, 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारों प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया। पुलिस कर्मचारी का जो है वेतन में वृद्धि किया गया और इनके साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार को प्राप्त किया गया और जमींदारों को इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया। पहले क्या करते थे कि जमींदार लोग जो थे वो शासन करते थे लोगों पर, है ना। तो उनको उस जमींदारों को इस अधिकार से मुक्त कर दिया कि अब वो किसी पे शासन नहीं करेंगे, और ये अधिकार किसको दे दिया गया, पुलिस कर्मचारियों को दे दिया गया। किसके शासनकाल में ऐसे हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ऐसे हुआ। हर जिलों में एक पुलिस थाने की स्थापना की गई और उसमें एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। जो आज के समय पे सब इंस्पेक्टर बनते हैं, ये किसके द्वारा लाया गया था ये पोस्ट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, है ना। भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जाता था। भारतीय सेना में क्या होता था, भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद किसी को भी प्रदान नहीं किया जाता था, है ना। तो भारतीय सेना में क्या होता था कि मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जाता था। अभी के समय में क्या है कि भारतीय सेना में जो सबसे ऊंचा पद है वो फील्ड मार्शल का होता है, जो एक 5 स्टार जनरल रैंक होता है। जैसे दरोगा लोग को डबल स्टार मिलता है, तो वैसे फील्ड मार्शल को 5 स्टार का रैंक मिलता है। अभी तक ये सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है, आप लोग इसका नाम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में कर्नल अलेक्जेंडर ने विकसित की तथा 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया था। अब कॉर्नवालिस के समय पे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था आता है। तो इसको किसने विकसित किया था, 1792 में किया था। किसने किया था, कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने विकसित किया था। किसने किया था, 1792 में कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने विकसित किया था तथा 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया। इस भू राजस्व व्यवस्था के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंपे गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूलती थी। जो भूमि का स्वामित्व अधिकार था वो किसको सौंप दिया गया था, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को सौंप दिया गया था। और ब्रिटिश सरकार क्या करते थे, किसानों से सीधे कर वसूलते थे, है ना। कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की और इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को और लगभग 10% अपने पास रखना होता था। अब कॉर्नवालिस क्या करता है, 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू कर देता है ना। और उसमें क्या होता है कि 90% जो भू राजस्व है, जो भूमि का राजस्व इकट्ठा हुआ, जो अनाज इकट्ठा हुआ, तो उसमें क्या होता था कि 90% वो उनको कंपनी को देना पड़ता था और 10% ही अपने पास रखना होता था। जॉन शोर द्वारा स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी। अब जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल अलेक्जेंडर ने विकसित की थी, तो उसी तरीके से क्या था,
स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है ये जॉन शोर के द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास की उत्तरी जिलों में भी लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। इसमें क्या किया गया, जो जमींदार होते थे वो भू राजस्व की दर को तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है ना। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य जो थे वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। फिर आते हैं सर जॉन शोर, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। इनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक है। इन्होंने क्या किया था, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। फिर आते हैं लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली के बारे में भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी पढ़ना है। इनके कार्यकाल में भी बहुत कुछ होता है। देखिए, लॉर्ड वेलेजली जो है इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, जो लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की गई थी, तो मैं आपको कभी वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊंगी कि मैचिंग में ऐसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन, फिर एक तरफ गवर्नर का नाम दिया जाता है और दूसरी तरफ वो क्या संधि या कौन सा शासन लाए थे उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वेलेजली द्वारा सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की गई थी। हालांकि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली जो था स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। और सहायक संधि करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बरार और भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 तथा अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी तथा भरतपुर थे। 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि होलकर राजवंश जो थे वो ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि कब पर हस्ताक्षर कब करते हैं, तो 1818 में करते हैं। अब लॉर्ड वेलेजली के काल में ही क्या होता है कि टीपू सुल्तान का चौथा आंगल मैसूर युद्ध होता है 1799, जिसमें लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में ही टीपू सुल्तान मारा जाता है और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। टीपू सुल्तान जब वीर गति को प्राप्त हुआ तो उस समय कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1799 में। युद्ध किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा ही कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्थापना की गई, किंतु ज़्यादा वयशील होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। अब लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में क्या होता है कि कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए जाने वाले युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो युवक नागरिक सेवा में भर्ती किए गए उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम एक कॉलेज की स्थापना की गई 1800 में, है ना। लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा आने लगा, उसमें वो ज़्यादा व्ययशील हो गया तो उसके कारण उसको बंद कर दिया गया। फिर क्या होता है कि कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे ही बंद होता है तो फिर 1805 में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, किसका, लॉर्ड कर्नवालिस का। तो लॉर्ड कर्नवालिस के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत 1805 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस का जो दूसरा कार्यकाल था तो उसकी शुरुआत 1805 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी हमने लॉर्ड वेलेजली के बारे में पढ़ा था। लॉर्ड वेलेजली जो थे उनका कार्यकाल कब था, 1798 से 1805। लेकिन कर्नवालिस का कार्यकाल क्या था, 1786 से 1793, फिर 1805। तो जैसे ही 1805 में इनका कार्यकाल शुरू होता है तो इस शुरुआत में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद के गवर्नर जनरल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जल्दी उस पर काम किया जाएगा। थैंक यू।